जय हिंदू राष्ट्र। भारत में दान करने की बड़ी लंबी परंपरा है। धन के दो ही स्वरूप, तीन स्वरूप माने गए हैं, भोग, दान या नाश। इसकी बड़ी चर्चा होती है जगह जगह कि धन को या तो दान कीजिए या भोग कीजिए, अन्यथा ये नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के बारे में जानकारी ठीक होगी। लक्ष्मी मित्तल समूह ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $2.5 करोड़ दान दिए हैं। $2.5 करोड़ 80 से गुणा कर लीजिए, कुछ 77, 78, 79, 80, 81 कुछ होगा, यानी तकरीबन, या ये गणना आप ही करें। टाटा समूह ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $5 करोड़ दान में दिए हैं, यानी 400 करोड़ रुपया। खासी मोटी रकम होती है। महिंद्रा समूह ने $1 करोड़ दान में दिए हैं, यानी 80 करोड़ रुपए दिए हैं। महिंद्रा, टाटा शुद्ध मुझसे और आपसे पैसा कमाते हैं, तो उनको इस बात को सुनिश्चित करना ही चाहिए कि उनका दान का धन हमारे विरोध में तो नहीं जा रहा, राष्ट्र के विरोध में तो नहीं जा रहा, धर्म के विरोध में तो नहीं जा रहा। आप दान देते हैं तो किसको? मैं एक मजेदार घटना बताता हूं। मई या जून का महीना था। मेरे घर के पीछे एक गली सी थी, उसमें एक भिखारी बैठा करता था। कोढ़ी था वो, उसकी उंगलियां बस एक आधी उंगली थोड़ी थोड़ी थी, और बड़े दयनीय भाव से पैसे मांगता था। कभी कभार हम कुछ दे देते थे, ₹2, ₹5 टाइप। एक दिन मैं फार्म जा रहा था अपने, और मैंने उसके लिए द्रोणा सागर से आगे वाला रास्ता चुना। तो द्रोणा सागर के बाद एक रेस्टोरेंट था, ऊंग तांगता सा रेस्टोरेंट। गर्मी बहुत थी, मुझे प्यास लगी, तो मैंने सोचा पानी पी लिया जाए। तो मैंने बाइक अपनी रोकी, कॉलेज डेज थे, अंदर गया, पानी के लिए कहा। एक बाहर से धूप से आया तो अंदर अंधेरा था, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, तो मुझे अंदर दिखाई नहीं दिया। पानी लेकर आया लड़का एक, तो मैंने देखा कि वो जो कोढ़ी मुझसे पैसे मांगता था, बाबू पैसा दे दे, क्या ऐसी बातें करता था, वो वहाँ अपने उस उंगलियों में चम्मच दबाए हुए, कटी हुई उंगलियों में डोसा खा रहा है और बियर पी रहा है। मैं चौंक गया, मैंने ये क्या हो रहा है? मुझे कोई अधिकार नहीं उसके बियर में या डोसे पे ऐतराज़ करने का, मगर मैं जिस भाव से उसको धन देता था वो ये था कि इसके जीवन यापन में एक कष्ट में है, कोढ़ी है, तो इसको कुछ जीवन चलाने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ। उसके उल्लास के लिए, उसके आनंद के लिए, उसके जीवन में हिलोर उठाने के लिए कि वो बियर पिएगा गर्मी में दोपहर में, इसके लिए मैं पैसा नहीं देता था। उसके बाद मैंने उसको धन देना बंद कर दिया, और बाद में कुछ घींगी वींगी करता रहा, मगर मैंने कभी उसको कुछ नहीं दिया। और मेरे ख्याल से उसने जितना प्रयास किया मुझ पर, मुझे वापस पकड़ने के लिए या मुझे वापस दान देने के पर लौटने के लिए जितनी मेहनत की, उससे मुझे लगता है कि मैं उसके अच्छे क्लाइंट्स में, कस्टमर्स में से होऊंगा। डोनर तो मैं रहा नहीं, क्लाइंट ही कस्टमर होऊंगा। तो ये जो टाटा समूह है, लक्ष्मी मित्तल समूह है, महिंद्रा समूह है, इन्होंने अपने धन की उपयोगिता सुनिश्चित की कि नहीं? इनको इसकी चिंता करनी चाहिए। मगर चूंकि भारत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है, हार्वर्ड से पढ़कर कोई आया हो तो वो बिल्कुल ही सुसरा चांडाल हो, क्योंकि ऐसे लोग निकले हैं इससे कि जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र के सिलसिले में बड़े एंड काम करे, और उनको हमारी मोदी सरकार ने इनाम भी दे दिए, कुछ पद्मश्री पद्म भूषण भी पकड़ा दिया, मगर उन्होंने सुसरों ने राष्ट्र की जड़ों मट्ठा दिया। हार्वर्ड की पैदाइश हैं। ये बात इसलिए ज़रूरी है समझना कि एक तो सांस्कृतिक बड़ी भिन्नता है। बाहर से देखने वाला
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति अगर भारत को देखेगा तो भारत को उस तरह से नहीं समझ सकता। ये बात इस माने में सत्य है, मैंने पंजाब का उग्रवाद देखा है, उस उग्रवाद की छाया उत्तराखंड पर भी थी, हमारी तराई पर भी थी। सहारनपुर उस समय उत्तर प्रदेश में था, नैनीताल ज़िला, पीलीभीत, शाहजहाँपुर का कुछ हिस्सा वगैरह वगैरह, इन सारे इलाकों में भी उसकी छाया पड़ती थी। बहुत बाहर के लोग पंजाब में जाते थे तो बड़े भयानक, बड़े डरे डरे, बड़ी अजीब सी मानसिकता में लोग वहाँ पहुँचते थे। पंजाब से बाहर वाले लोगों को ये लगता था कि पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। उस समय मैंने ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर सफ़र किया है, मुझे कहीं भी कोई किसी किस्म की कोई बात नज़र नहीं आई, किसी चीज़ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि पंजाब में उग्रवाद की कोई बड़ी समस्या होगी। बाहर से देखने वाले को ये लगता था कि पंजाब में तो जीना हराम है। वैसे ही भारत के संदर्भ में हार्वर्ड का कोई विद्यार्थी, कोई छात्र, कोई शिक्षक, कोई आचार्य काम करेगा तो उसकी दृष्टि भारत के संदर्भ में बिल्कुल भिन्न होगी। इसलिए कि हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को विदेशी चश्मों से अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। मैं काफ़ी लंबे अरसे तक पूना जाता रहा हूँ, आचार्य रजनीश के आश्रम में कई बार गया हूँ। मैं बाहर एक जर्मन बेकरी हुआ करती थी, मैं और मेरी एक मित्र, हम लोग बैठे हुए थे, तो कुछ खाने के लिए मैंने आग्रह किया उसको कि तुम ये खा लो। उसने मना किया तो मैंने उससे इंसिस्ट किया कि बच जाएगा, जूठा छूटेगा, काय को छोड़ना, खाओ। उसने फिर मना किया, मैंने तीसरी बार किया, कहा भाषा का हमारा जो माध्यम था वो अंग्रेजी था। वहाँ एक महिला बैठी थी, गोरी, वो बड़े तिलमिला के मेरे पास आई, हाउ डेयर यू। मैं चौंक गया, मेरी महिला मित्र भी उससे भिड़ गई, क्योंकि विदेशी संस्कार में किसी को तीसरी बार आग्रह करना ये उद्दंडता है, दबाव डालना है। भारतीय संदर्भ में मेहमान नवाजी का हिस्सा है कि नहीं है भाई, मान लीजिए, खा लीजिए। तो बाहर का कोई व्यक्ति देखेगा उसके लिए, क्योंकि मेरे गुरु भाइयों में बहुत सारे लोग हैं जो विदेशी हैं, मुझे ध्यान भी नहीं पड़ता कि वो लोग कभी बैठे हों तो उनके सामने अगर मक्खन रखा हुआ कॉमन जिसमें हम सबका शेयर है, उसको भी उठा के किसी को देते हैं। उनके संस्कार में ही नहीं है। कभी किसी को पानी को पूछे, नेवर। हम कुछ खाने से पहले पूछेंगे भैया आप भी ले लीजिए, मगर उनके संस्कार में नहीं है, उनकी शैली नहीं है। तो ये जो हार्वर्ड वाले हैं, बाहर वाले, इनके लिए भारत को समझना ऐसा ही है जैसे एक समय में ईसाई मानते थे कि समुद्र की एक सीमा है, इसके बाद कगार आ जाएगी और लोग गिर जाएंगे नीचे, बिल्कुल पाताल है। पृथ्वी गोल नहीं मानते थे, जैसे इस्लामी आज भी मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है, ईसाई भी मानते रहे कि पृथ्वी चपटी है, कि एक सीमा, इसलिए वो आगे जाते ही नहीं थे जहाज़ लेके, डर लगता था कि डूब न वो पूरा जहाज़ ना नीचे गिर जाए, ऐसी मानसिकता थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हार्वर्ड के कुछ, मैं विद्वान शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, हरामियों कहूँगा, दुष्ट लोग हैं, गंदे लोग हैं, जिन्होंने एक क्रिटिकल रेस थ्योरी प्रतिपादित की है। उनके हिसाब से जो कुछ भी अन्याय शोषण है वो इसी क्रिटिकल रेस थ्योरी के कारण हो रहा है। उनके हिसाब से भारत में जातिवाद फैला हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का, वाल्मीकि समाज का, जाटव समाज का, ओबीसी का जीना हराम किए हुए हैं एक वर्ग, और ये वर्ग जो हैं चार, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनमें भी आपस में संघर्ष है, ये एक दूसरे का शोषण करते हैं। हमारी व्यवस्था पुरुष प्रधान है, हम स्त्रियों का के साथ अन्याय करते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को नष्ट होना चाहिए, यानी हिंदू धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए। अब वो किस चश्मे से देख रहे हैं? जैसा उन्होंने अपनी महिलाओं के साथ किया। यूरोप ने एक लंबे अरसे तक महिलाओं को जलाया, लाखों महिलाएं मार दी, चुड़ैल बता के। पहले उसको पत्थर से बांध के डुबोते थे, अगर डूब गई तो निर्दोष, और तैर गई तो दोषी है, चुड़ैल है।
तब इसको निकालेंगे, खाना पीना खिलाएंगे और लकड़ियों से बांध के जिंदा जला देंगे। ऐसे विचित्र तर्क एक लंबे समय तक ये गोरे करते रहे। वो उसी दृष्टि से महिलाओं को देखते हैं। उनकी ये समझ में नहीं आता कि भारतीय महिला अगर 3 रोटी बनी है तो पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, तीनों बच्चों और पति को दे देगी। खुद पानी पी के सो जाएगी, मट्ठा पी के सो जाएगी, दाल पी के सो जाएगी, कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये कह देगी मेरा पेट में दर्द है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो इस मानसिकता को समझते ही नहीं कि कोई महिला ऐसा कर सकती है। कोई कारण ये है कि इतने लंबे अरसे तक वहाँ पर नारी अधिकारों के नाम पर लेस्बियनिज्म के, शादी तोड़ने के, विवाह के खिलाफ इतने आंदोलन चले, इतने उधम मचे कि पूरी विवाह की व्यवस्था भंग हो गई है। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि समाज को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है। उसी का परिणाम है कि आज यूरोप की दुर्गत हो गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस, रेस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब उसका नतीजा ये निकला है कि रेस्पेक्ट माई सेल्फ रह गई, परिवार नष्ट हो गया। परिवार नष्ट हो गया तो विवाह नहीं हुआ, विवाह नष्ट नहीं हुआ तो संतानोत्पत्ति नहीं की। परिणाम अब पूरे राष्ट्र के पास, उनके अपने राष्ट्र के पास में नई पीढ़ी काम करने के लिए नहीं है। फैक्ट्री चलानी है तो उसके लिए लोग ही नहीं है। ऑड जॉब्स करनी है, प्लम्बिंग करनी है, ड्राइविंग करनी है, और जो गार्डनिंग है और इस तरह के काम हैं, रेस्टोरेंट्स में वर्क करना है, उसके लिए लोग ही नहीं है। तो वो कहाँ से आएंगे? इस्लाम की समझ नहीं। कोई अगर इस्लाम के बारे में बात करे तो उसको मानवाधिकार, मल्टीकल्टी और जाने क्या क्या एंडी वेंडी बातें करके चुप करा दिया जाता है। नतीजा, इनको इस वैक्यूम को भरने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? सीरिया से, इराक़ से, यमन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इजिप्ट से। इन सारे लोगों की मानसिकता क्या है? स्कर्ट पहनी हुई लड़की इनको इजी लड़की लगती है। वो उनके जीवन को देखने का रास्ता फिल्मों को, ब्लू फिल्मों को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये लड़कियां सहज उपलब्ध हैं। परिणाम अभी ये हुआ है कि 20 लोग गिरफ्तार किए गए 13 साल की बच्ची को लगातार रेप करते हुए। सारे के सारे शांति दूत हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं सकते, इसलिए वो ये सारी स्थितियां करते हैं। वैसा ही बाहर से आए हुए लोग समाज को तोड़ने की जो मानसिकता है उसको ध्वस्त करेंगे, धर्म को नष्ट करेंगे, राष्ट्र को नष्ट करेंगे, तो अंततोगत्वा समाज बिखर जाएगा। और उस वैक्यूम को भरने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो बड़ी टाइट निटिंग वाले लोग हैं। तो अब वो खुद तो सत्यानाश कर लिया, अब भारत के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं कि यहाँ धर्म को नष्ट करना है। अमेरिका से ये वो आवाज़ उठी है कि भारत में जो आईआईटी हैं, ये शुरुआत अमेरिका ने नहीं की थी आईआईटी की, ये सब बंद कर दिए जाने चाहिए। क्यों? कि आईआईटी जातीय असमानता निर्माण कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है, तथ्यात्मकता क्या है कि भारत के आईआईटी से निकले हुए लोग अमेरिका के जो अपने संस्थान हैं उन सब पर हावी हैं। जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सब में वर्चस्व स्थिति भारतीयों की है। सिलिकॉन वैली सारी भारतीयों से भरी पड़ी है। अमेरिका की सारी बैंकिंग व्यवस्था, उसमें अधिकांश लोग भारतीय हैं। कहां से आए हैं वो? चूंकि आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते इसलिए आईआईटी को नष्ट कर दो। तो ये जो मानसिकता है, अभी जो हाल में राजीव मल्होत्रा जी की किताब आई है स्नेक्स इन द गेंजेस, गंगा में, वो बिल्कुल सच है। अकाट्य तर्कों पर, तथ्यों पर आधारित पुस्तक है। बहुत सुंदर पुस्तक है, जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त किताब है। वो बात क्या कह रही है कि भारत को एक मजबूत व्यवस्था की तरह वो देखते हैं जो परिवार को लेकर चल रही है,
जो राष्ट्र को लेकर चल रही है, इतने सारे एंडे मेंढे बिखरावों के, जैसे ये लगभग 50 के दशक में साहित्य में घुसा था और 50 के दशक में ये बड़ी चर्चा का विषय बना था। एकाकीपन, महानगरों का विस्तार, अंदर की घुटन, जीवन में जाने क्या एंडा मेंढा, ये सब विदेशों से आए थे, चकल्लस थी। परिवार हमारे पास हैं। मैं अभी हाल बिल्कुल 1 महीना सवा महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हुए, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। मैं एकाकी नहीं हूं, मेरी बड़ी बहन आ गई बैठने के लिए मैं यहाँ पर, मेरे छोटे भाई की पत्नी यहाँ पर मौजूद नहीं है। भाई साहब अकेले नहीं पढ़ने वाले, मेरे साथ मेरा बेटा है, कोई ना कोई मित्र आकर बैठ जाता है। मेरे साथी मक्खनलाल जी सीनियर हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि भाई साहब अकेले नहीं रहे, मैं आ रहा हूं। भारत में कहां से एकाकीपन, कौन सा एकाकीपन? ये जो पूर्वानंद टाइप के और उनकी छनाल औलादे हैं, इन लोगों की बात तो मैं कहता नहीं, इन्हें एकाकीपन सूझता होगा, मगर बाकी भारत में ये नहीं है। फिर भी भारत एक चट्टान की तरह अड़ा हुआ है इस वेगवती जहरीली धारा के सामने। तेजाब की नदी बहाई जा रही है, उसके सामने चट्टान जो खड़ी हैं, उनमें सबसे अग्रणी भारत है। तो इसको नष्ट कैसे करें? तो इसकी मजबूती का आधार क्या है? परिवार। इसको नष्ट करो। समाज की व्यवस्था, निश्चित रूप से ऐसे काल गुजरे हैं, ऐसा समय गुजरा है जब अपने साथियों के साथ, अपने परिवारियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं मानता हूँ उसमें, मेरा कोई विरोध नहीं, मगर झूठ बोलने से क्या होगा? इस आंदोलन के प्रणेता अंबेडकर जी कहे जाते हैं। कोई माई का लाल मुझे उनके फटे हाल एक सिंगल फोटो दिखा दे। वो अंग्रेज़ों की फौज में उनके पिता अफसर थे। हर फोटो में जिनके बारे में टीवी सीरियल में दिखाया जाता कि उनको क्लास से निकाल दिया, उन्हें फलाना कर दिया, सब में वो कोट पहने हुए, टाई लगाए हुए हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनको आगे बढ़ाने के सारे काम समाज के उन वर्गों ने किए जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने गड़बड़ कर दी है। हमारे अपने लोग ये सब तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका परिणाम है कि हार्वर्ड के लोग ये समझते हैं कि भारत बिल्कुल राक्षसों से भरा हुआ है। जातिवादी व्यवस्था भारत का हिस्सा नहीं है। भारत में वर्ण व्यवस्था रही है और वर्ण व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था है। राष्ट्र को ट्रेंड करने वाले लोग ब्राह्मण कहलाएंगे। राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग, नियमन करने वाले लोग, नियमों का पालन कराने वाले लोग, सैद्धांतिकता चलाने वाले लोग क्षत्रिय कहलाएंगे। इसकी आर्थिक व्यवस्था, इसकी कृषि इत्यादि कामों को करने वाले लोग वैश्य कहलाएंगे और जो सेवा कार्य करेंगे वो शूद्र कहलाएंगे। धर्मपाल जी की किताब है, प्रसिद्ध गांधीवादी, वो कभी संघ के, आरएसएस के, बीजेपी के आदमी नहीं रहे, हिंदू महासभा के आदमी नहीं रहे, आर्य समाज के आदमी नहीं रहे। धर्मपाल जी ने इस पर किताब लिखी, मोटी किताब है। दक्षिण भारत के अंग्रेजों के संकलित किए हुए आंकड़े उपलब्ध हैं। दक्षिण में शिक्षा की दर 100% है। मद्रासी प्रेसिडेंसी के आंकड़े हैं, 100% है शिक्षा की दर। और शिक्षा में पढ़ाने वाले आचार्य सर्वाधिक, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों सर्वाधिक शूद्र हैं। इस सिस्टम को सबोटाज किया गया। इसको तोड़ा किसने? अंग्रेजों ने, गोरों ने, क्योंकि उन्हें अपना सिस्टम लगाना था, जिस सिस्टम के कारण भारत की आर्थिक, विश्व की जीडीपी में भारत का जो योगदान था वो 23 से 27% तथ्यात्मक रूप से सिद्ध होता है। मजाक नहीं है। 23% से 27%। उस योगदान में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? शूद्रों का। तो उनके प्रति अन्याय की बात, अशिष्टता की बात, उद्दंडता की बात कहां से आएगी? मगर नहीं साबित, चूंकि इसके खिलाफ सारी
आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में ऐसी विदेशों में ऐसा व्यवहार चलाते रहे हैं कि भारत में बच्चियां पैदा होती हैं तो घड़ियालों से भरी नदी में माता पिता अपनी बेटी को सिला देते हैं। आपने सुना है कभी ये? किसी को देखा है कि उसकी पिक्चर भी आई है इस पर कि लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको डुबो के मार दिया जाता, फलाना कर दिया जाता है, मगर कभी तथ्यात्मक रूप से आपकी जानकारी में है कि किसी की छोटी बच्ची मरी हो? वो डूब के मरी है, कैसे मरी है, दवा से, बीमारी से मरी, मैं ही नहीं पूछ रहा। किसी व्यक्ति की बेटी मरते आपकी जानकारी में ऐसा हुआ है? कहीं एक उदाहरण आपकी जानकारी में है? आसपास में, बस्ती में, मोहल्ले में, पड़ोस में कहीं पता लगा है? कोई करता है ऐसा? मगर ये बताकर विदेश में चर्च चंदा मांगते रहे हैं। तो भारत को कलंकित करने का, भारत की दुर्गत हो जाए, भारत नष्ट हो जाए, क्योंकि इस जहरीली नदी के सामने यानी ईसाइयत के सामने यानी इस्लाम के सामने जो सबसे बड़ी चट्टान है वो तो भारत है, यानी हिंदू हैं। तो इनके अंदर ये भाव आना चाहिए कि तुम जिस धारा में बैठे हो, तुम जिस चट्टान का हिस्सा हो, वो चट्टान पुण्य दायिनी टेम्स नदी को या वोल्गा को या फरात को या दजला का रास्ता रोक रही है। गंगा तो हो नहीं सकती विषैली, इन्हीं नदियों का सारा काम है। तो ये अपने आप को स्थापित करने के लिए आपके ध्यान में होगा कि यहाँ पर पोप जॉन पॉल आया था, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में उतरते ही उसने धरती को चूमा और उसके बाद घोषणा की कि अगली सदी भारत की ईसाइयत की है, सारे भारत को कन्वर्ट करना है। तो ये सब करने के लिए हमारी खोपड़ियों में, हमारे मूल पर, हमारे उत्स पर थूकना पड़ेगा, उसको बुरा बताना पड़ेगा और हम सबके गले से उतारना पड़ेगा कि ये बुरा है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम क्यों स्वीकार करेंगे, हम क्यों ईसाई बन जाएंगे? हम पूछेंगे नहीं। जैसे एक वो मेरठ की तरफ का एक वाकया है, जाटों का गांव था, वहाँ ईसाई पादरी पहुँचा कन्वर्ट करने के लिए। गांव में घुसा तो देखा कि बैल कूड़ा खा रहा था, कूड़े के ढेर पर कचर रहा था। अंदर पहुंचा, चौधरी से मिला तो चौधरी से बोला, चौधरी साहब ईसाई हो जाओ। उन्होंने कहा ये ईसाई क्या हो? तो जी ईसाइयत यानी गॉड का बेटा ईसा मसीह, उस पर ईमान लाओ। उन्होंने क्यों, बाप मर गया क्या? अब तिल मिला के इसका क्या जवाब दें? और कुछ बचा नहीं। तो बातचीत हुई, फिर उसके बाद ही बोला, गाय क्या चौधरी तुम्हारी? बोली जी माँ हमारी। बोले बैल क्या? बोले बाप। बोले तुम्हारा बाप बाहर कूड़ा कचरा गू खा रहा, ईसाई हो गया होगा। तो ये मानसिकता आपको ध्वस्त करने के लिए, आपके गले से उतारनी, मगर अपनी जड़ों पर, अपनी स्थिति पर, अपनी तेजस्विता पर, अपने महान चक्रवर्ती सम्राट पूर्वजों पर, अपने तत्वदर्शी महर्षि ऋषियों पर, पूर्वजों पर आस्था रखिए। इनको समझिए कि ये चाहते क्या हैं। ये संपूर्ण संसार को, इनके पास एक विशेष विचित्र दृष्टि है, सारे संसार को ध्वस्त करना चाहते हैं, सारे संसार को ईसाई बनाना चाहते हैं। इन दोनों में फ़र्क नहीं है। इस्लामी जितने दुष्ट हैं, ये जितनी तेजस्विता के साथ, जितने आग्रह के साथ कुफ्र और ईमान फैलाते हैं, ईसाइयत भी कोई ऐसी है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, उतनी ही दुष्ट विचारधारा है। इन्होंने भी करोड़ों लोग मारे हैं, महाहत्यारे हैं। इनको समझिए। ये आपके मन में अपनी परंपराओं के प्रति अलगाव का भाव, उपद्रव का, विप्लव का भाव, खराबी का भाव, दुष्टता का भाव डालना चाहते हैं। इस किताब को स्नेक्स इन द गेंजेस ज़रूर पढ़िए। आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे लिए कैसे भयानक षड्यंत्र चल रहे हैं और सारी दुनिया में चल रहे हैं। मगर, और उसका कारण है वो भारतीय जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले
अमेरिका में शिफ्ट कर गए थे। उनके 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ के बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारते हैं, पॉर्श फरारी में घूमते हैं उनके बच्चे। मगर उनके बच्चे अपने पिता के लिए, अपनी सास ससुर के लिए, अपनी माँ के लिए उतने ही सजग हैं जितने भारतीय सजग हैं। सारे भारतीय त्यौहार मनाते हैं। स्थिति इतनी बदल गई है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है वो जिन क्षेत्रों में भारतीय प्रबल हैं उनके हिसाब से बात करते हैं। ध्यान है, पिछला राष्ट्रपति जो सांवला था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने घोषणा की थी कि वो गणेश की प्रतिमा अपने पास रखते हैं। गणेश की प्रतिमा नहीं रखते, वो आपके मेरे वोट लेना चाहते हैं। इस मानसिकता को समझिए, इसको तोड़ने के लिए सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने लेस्बियनिज्म फैलाया, गे कल्चर फैलाई, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को महत्व दिया, परिवार नष्ट कर लिया। भारतीय परिवार नहीं टूटा, बच्चे आज भी अपने माता पिता के साथ हैं। उसी वातावरण में जो पैदा ही अमेरिका में हुए वो भी परिवार नहीं छोड़ रहे। तो उसको नष्ट करने के लिए लगातार ये काम हो रहे हैं। सारे यूरोप में ऐसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ध्यान रखना है, अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से जुड़े रहना है।